हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है, क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1। इसका डिटेल से लेक्चर आप देखें, स्टार्ट से हमारे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिटेल से लेक्चर्स आप इंजॉय करें। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। जनरली ना स्टेट्स ऑफ मैटर कैटेगराइज होती हैं तीन चीजों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, इसके अलावा एक स्टेट और भी है, प्लाज्मा। और इसके अलावा एक और स्टेट भी है, इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, वो उनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स बताएंगे, लेकिन जनरली ना हम अपने डेली लाइफ में जो ऑब्जर्व करते हैं, डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को अमूमन जो हर जगह पाया जाता है। इसके लिए हमें कुछ इसको हासिल करने के लिए कुछ इजाफी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सॉलिड को भी, सॉलिड आपके इर्द गिर्द ह्यूमन बॉडी, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास जो बुक्स हैं, ये जो भी कुछ बॉल पॉइंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रजिस्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ सॉलिड मैटर है। इसी तरह लिक्विड मैटर की बात करें, आप पानी जो रोज पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स और चाय, कॉफी, एवरीथिंग, वो होगा लिक्विड मैटर। इसको हम हासिल करने के लिए, इसको अपने इर्द गिर्द देखने के लिए हमें कोई एडिशनल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें गैस की, तो गैस भी जनरली हमें पाई जाती है जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। अगर उसमें वो गैस नहीं होगी तो हम सांस लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जिस हवा में हम सांस लेना, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा और माइन्यूट क्वांटिटी में डिफरेंट गैसेस भी होती हैं। तो इसके लिए आप देखें, जो हमें इजाफी किसी और तरह से इसको हासिल करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, तो वो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब डिटेल डिस्कस करते हैं, बुक में देखते हैं बुक में क्या लिखा है इसके अलावा। और फिर जो आगे प्लाज्मा और इंटरमीडिएट स्टेट है उनको भी देखेंगे। चलते हैं जी। द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। दुनिया में जो हर चीज है वो बनी है मैटर से। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसके पास कोई वजन हो और उसने कोई जगह कंज्यूम की हो तो उसको कहते हैं मैटर। और एनर्जी, एनर्जी हम उठा के देख नहीं सकते, एनर्जी का वजन फील नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी इज नॉन मटेरियल, तो एनर्जी नॉन मटेरियल थिंग हो गई। ऐसी चीज जो उसका वजूद हमें नजर नहीं आता, ठीक है, जो हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। anything that uh, anything other than energy which carries weight and occupies volume is called matter। अच्छा, एनर्जी के अलावा एक और चीज है जिसका वॉल्यूम भी होता है और उसने कोई जगह भी ऑक्यूपाई की होती है और उसका अपना पर्सनल वेट भी होता है, तो उसको हम कहते हैं मैटर। तो दो चीजें हैं, एनर्जी और मैटर की। आगे चलते हैं। वी इनकाउंटर मटेरियल थिंग्स एवरीथिंग इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट फॉर्म। अब मुख्तलिफ चीजों को हम देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया, सॉलिड को भी हम देख सकते हैं, लिक्विड को भी देख सकते हैं और गैस को भी देख सकते हैं। ये सब चीजें हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में देख लेते हैं, लेकिन एनर्जी को हम नहीं देख पाते। अब मैटर की जो तीन हिस्सों में मैटर को कैटेगराइज किया ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो उसको थोड़े बहुत जो बुक में डिस्कशन हुई है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको भी समझ लेते हैं। A state of matter is one of the main distinct form in which matter can exist. We observe four state of matter in everyday life। चार स्टेट्स को बताया इसने, कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन इसको हासिल करने के लिए, इसको बनाने के लिए हमें एडिशनल मेहनत की जरूरत है। इस सॉलिड स्टेट को हमें बनाने के लिए कोई एडिशनल मेहनत की जरूरत नहीं है, ये दुनिया में इसका वजूद है। लिक्विड का भी वजूद है, इसके बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, कोई एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गैस का वजूद भी है, इसको बनाने के लिए एडिशनली हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये हर जगह हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लाज्मा को भी ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इसको बनाने के लिए इसको मेहनत चाहिए। तो बेसिकली जो मेनली थ्री टाइप्स है ना, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ही है। चौथी टाइप प्लाज्मा है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती है दुनिया के अंदर, और इसको बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मोर स्टेट ऑफ मैटर विच वी डू नॉट सी इन आवर डेली लाइफ। अपनी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में हम मुख्तलिफ स्टेट ऑफ मैटर भी हैं जिनको नहीं देख सकते। वो क्या है? वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेट है वो। तो थ्री प्राइमरी स्टेट, अभी आ गई ना बात वही प्राइमरी स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस वाली। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। इसके बारे में शायद आपको पहले ना पता हो, लेकिन हम डिस्कस करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना हम थोड़ा समझ सकते हैं कि ये जो तीन डायग्राम्स बनी है यहाँ से। अब वो कैसे? आप गौर करें, ये एटम्स या यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात करें, भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर हम, गैस के मॉलिक्यूल्स देखें दूर दूर हैं आपस में। ठीक है, एज कम्पेयर टू लिक्विड की बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनमें फासला तो है लेकिन इतना फासला नहीं है। ठीक है, गैस की निस्बत इनका फासला कम है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें अगर सॉलिड की, तो सॉलिड के आप देखें एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं। सॉलिड के एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम कहेंगे कि सॉलिड में एटम टू एटम, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग नहीं है। गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो दो होते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उतने ही मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ आगे मिलेंगे। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स बनाता हूं मैं, तो आप अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, आई एम लिख रहा हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। अच्छा, अगर दो मॉलिक्यूल इस तरह फासले में बने हुए दोनों, इतना ज्यादा फासला इनके दरमियान में, तो यहाँ पर है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो होपफुली आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब दोबारा चलते हैं हम इसकी तरफ। ऑल दिस फीचर्स मेक गैस इजीली कंप्रेसिबल। आज गैस कंप्रेसिबल क्यों हो रही है, वो कहता है कि ना उसके जो आपस में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है ना, वो बहुत वीक है। इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ओके, तो इसको अब आगे ये भी कहता है कि इजीली कंप्रेसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उनमें प्रेशर अप्लाई करें, फर्ज करें ये किसी सिलेंडर के अंदर है, ऊपर से हम पिस्टन लगा देंगे और सिलेंडर ना कंप्रेसिबल है, इसको दबाना शुरू कर दें, दबाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, बीच में एम्प्टी स्पेसेस जो नजर आ रही हैं, ये फिल्ड अप होना शुरू हो जाएंगी और जितने की मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स है ना आपस में क्लोजली पैक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हाईली कंप्रेसिबल है। अच्छा, आप मुझे खुद बताएं, यहाँ पर लिक्विड की बात करें, लिक्विड में कंप्रेस करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा फासला है इनके दरमियान में, थोड़ा थोड़ा फासला इनके दरमियान में है, तो हम क्या करेंगे, इनको भी कंप्रेस कर देंगे, लेकिन गैसेस की निस्बत ये कंप्रेस कम होंगी। सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में तो सारे एटम टू एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, टाइटली पैक्ड हैं, एटम मॉलिक्यूल सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम कंप्रेस करना चाहें ना, इनको दबाना चाहें, तो ये टूट जाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की लो है, इसकी लिटिल बिट हाई है और इसकी वेरी हाई है कंप्रेसिबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब कंप्रेसिबिलिटी हाई है तो डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो। तो गैसेस की जो डेंसिटी है वो कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है और सॉलिड की डेंसिटी और ज्यादा है। तो डेंसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको अगर समझा दूं, एक मैथमेटिकली प्रूफ करके अगर थोड़ा सा समझ लें हम, तो होपफुली आपको ना ये इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा कि डेंसिटी एक्चुअली है क्या चीज। यहाँ पर देखें जी, एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पर। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, इसको कहते हैं रो। रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ पर जो रो है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ। मतलब अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। यहाँ पर आ जाए, मास का इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। यहां पर आप देखें कि गैस में बात करें हम, थोड़ी थोड़ी सी गैस थी, इसके पास भी जितने, आप एक मिसाल के तौर पर समझते हैं हम कि जितने मॉलिक्यूल्स हमने इस सिलेंडर को दिए ना गैस के, उतने ही मॉलिक्यूल्स हमने लिक्विड को दिए हैं उसी सिलेंडर के अंदर। और एक और सिलेंडर लेते हैं उतना ही साइज का, उसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स डालते हैं। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं, तो वो जुड़ के एक जगह पे जाके बैठ जाएंगे, बाकी सिलेंडर खाली रहेगा। ठीक है, ये सिलेंडर बनाते हैं, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ना वो जाके आपस में जुड़े बैठे हुए होंगे, तो ये बाकी सिलेंडर जो है ना, ये देखें खाली सिलेंडर रह जाएगा। अच्छा, लिक्विड कैसे बनाते हैं हम, उतना ही सिलेंडर है, उतना ही मॉलिक्यूल्स देते हैं, थोड़े से फिर रहे होंगे इधर उधर, तो इसमें सिलेंडर ना कुछ हिस्से तक खाली रहेगा। अगर हम बात करें गैस की, उतना ही मॉलिक्यूल्स हम गैस में डालते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो फ्रीली घूमते फिरते हैं, तो वो पूरे सिलेंडर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यहाँ तक अगर बात ठीक है तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर ना वो गैस वाले की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जब ऑक्यूपाई कर लेंगे पूरे सिलेंडर की स्पेस, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि इसका सिलेंडर के अंदर इसका वॉल्यूम हाई हो गया। जब वॉल्यूम हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस मैथमेटिकली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि गैस का वॉल्यूम हाई होता है तो उसकी डेंसिटी लो होती है, लिक्विड का वॉल्यूम एज कंपेयर टू गैस कम होता है तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी, आप कह लें कि डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है इसकी। और सॉलिड के केस में डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम इसका बहुत कम है, इसने इतना सा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, इसने थोड़ा ज्यादा किया हुआ है, उसने बहुत ज्यादा किया हुआ है। जिसका ज्यादा वॉल्यूम उसकी डेंसिटी कम। ठीक है, जिसका ज्यादा वॉल्यूम उसकी डेंसिटी कम। इसकी इसके देखेंगे, इसका वॉल्यूम कम है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है और गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, वेरी लो। तो यहां तक बात होपफुली क्लियर हो जाएगी। द लिक्विड ऑन दी अदर हैंड ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर क्लोजली अटैच्ड बट मूव रैंडमली। ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं। वो कहता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, और लेकिन गैस मॉलिक्यूल की निस्बत कम रैंडमली मूव करते हैं। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल की जो इंटरेक्शन है वो आपस में थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू गैसेस। तो लिक्विड ज्यादा इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते, एंड देयर डेंसिटी हैव हायर वैल्यूज देन दोज ऑफ गैसेस। आप कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ गैस वाले केस में, तो हम मजीद यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो आप ऊपर दोबारा वीडियो को पीछे करें और दोबारा सुन लें। अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, आपस में एटम टू एटम सब जुड़े हुए होते हैं, तो शेप इनकी डेफिनेट होती है, यानी कि एक प्रॉपर किसी शेप की फॉर्म में ये हमें दिखते हैं। उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, पार्ट अब आपस में जुड़े में तो क्या इधर उधर तो नहीं ना घूम रहे, आपस में जुड़े में तो क्या होगा, इनका वॉल्यूम फिक्स होगा। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव वेरी स्ट्रांग इंटर एटॉमिक एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब वो कहता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स ना क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, आपस में देखें जुड़े हुए होते हैं ना, इस तरह बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, आपस में जुड़े हुए होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। तो कहता है सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होंगे तो क्या होगा, इनके दरमियान एटम टू एटम इंट्रैक्शंस
और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होंगी। द पार्टिकल इन सॉलिड रिमेन फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन में रहते हैं, एंड दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब वो कहता है कि जो है ना वो ऑसिलेट करते हैं अगर उस पर हम कोई प्रेशर अप्लाई कर दें, ठीक है, कोई फोर्स हथौड़ा मार दें इसके ऊपर, अगर आप हल्का सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी इसमें, हल्की सी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वो फिर हल्का सा हिलेंगे और हिल के दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे। कहता है अपनी मीन पोजीशन की तरफ ऑसिलेट करते हैं, मतलब ये हुआ कि वो हल्का सा हिलेंगे फोर्स लगाने पर, और दोबारा जिस पोजीशन में पहले थे ना उसी पोजीशन में वापस आके बैठ जाएंगे, ठीक है। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। अब इनकम्प्रेसिबिलिटी का अलग कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं मैं आपको कि सॉलिड का कहता है कि वो कंप्रेस नहीं कर सकते उनको, और वो रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब है हार्ड होते हैं। तो होपफुली यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। अभी हम बात कर चुके हैं सॉलिड की डेंसिटीज के बारे में। डेंसिटी सॉलिड की हाई क्यों होती है बताएं जरा। सॉलिड की डेंसिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है। अगर हम लिखे ना इसको इस तरह, डेंसिटी इज इक्वल टू 1/वॉल्यूम, इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी वॉल्यूम इसका कम है सॉलिड का, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो डेंसिटी सॉलिड की हाई होती है। सॉलिड्स आर ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर। हाँ, मैंने मिसाल के तौर पे कंटेनर की एग्जांपल दी थी आपको। तो अगर हम देख लें कंटेनर में ना डालें हम सॉलिड को, तो सॉलिड वैसे भी अपना वजूद रखता है, ठीक है। पानी को ना डालें कंटेनर में, क्या होगा, पानी सड़क पे फैल जाएगा। गैसेस को आप कंटेनर में या सिलेंडर के अंदर ना फिल करें तो क्या होगा, गैसेस हवा में घूमती फिरती रहेंगी, ठीक है। लेकिन सॉलिड ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम चाहे कंटेनर में डालें चाहे ना डालें तो क्या होगा, वो अपना वजूद वैसे ही कायम रखेगा। एक किताब, वही मिसाल हो गई, किताब को अगर आप अपने टेबल पे रख लें तो ठीक है, किताब को अगर आप डाल दें किसी क्लोज्ड बॉक्स के अंदर तो फिर भी किताब एग्जिस्ट करेगी, उसको कुछ भी नहीं होने वाला। इसी इसी तरह अगर आप मिसाल लें, आप ना अपने गिलास में पानी लें, ठीक है, गिलास भी एक टाइप ऑफ कंटेनर हुआ ना, गिलास में पानी लें, लिक्विड है, तो ठीक है, वो पानी उसके अंदर गिलास के अंदर रहेगा। यही अगर आप पानी गिलास से बाहर निकाल दें तो क्या होगा, आपके सड़क पर फैल, फर्श पर फैल जाएगा वो। गैसेस की भी इसी तरह एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ तक होपफुली आपको ना बातें क्लियर हो गई होंगी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की हमने सारी कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर, डेंसिटी का फैक्टर, वॉल्यूम का फैक्टर और ये सब बातें हमने इसकी पढ़ चुके हैं, डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, हर टर्मिनोलॉजी मैंने समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट स्टेट पढ़ते हैं हम प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या चीज है जी। देखिए प्लाज्मा ना एक ऐसा रिएक्शन है, वो थ्री प्राइमरी स्टेट्स के अंदर क्यों नहीं डाला इसको, क्योंकि प्लाज्मा को एग्जिस्ट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब वो कैसे होता है, इसकी एप्लीकेशन आगे लिखी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा जनरल प्रोसेस समझा दूं इसका। आप एक काम करें, मैं ना यहाँ पर एक इसको रेस करता हूँ, फिर यहाँ पर ना कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में। ये ना हम एक क्लोज चैम्बर लेते हैं, ये हमने लिया क्लोज चैम्बर, ठीक है। इसके ना, इसके दोनों तरफ ना यहाँ पर फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दें आप। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के ना स्विच लगा दें, ये हमने स्विच लगा दिया इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, ये चार्जेस इसके अंदर आ रहे हैं। अब इसके अंदर ना कोई गैस डाल देते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं, लेट से कोई नोबल गैस डाल देते हैं, आर्गोन डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, आर्गोन गैस डाल देते हैं जो कि नोबल गैस। हमने क्या किया, क्लोज चैम्बर लिया, उसके अंदर आर्गोन गैस को फिल्ड अप कर लिया, और यहाँ से ना अगर स्विच लगाया हुआ है ना तो स्विच को हम ऑन कर देंगे। जब स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आएंगे इसमें और आर्गोन गैस पे जाके हिट करेंगे। जब वो आर्गोन गैस पे जाके हिट करेंगे तो क्या क्या करेंगे, आर्गोन के अंदर से अपना इलेक्ट्रॉन को, आर्गोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको नॉकआउट कर देंगे। जब उसको नॉकआउट करेंगे तो आर्गोन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो फिर ये इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा आर्गोन आयन, ठीक है। तो फिर जब ये इस तरह होगा ना तो उसके बाद जो है ना इस जब ये आयनाइज हो जाएगा तो फिर ना ये चैम्बर के ना वॉल्स पे जाके हिट करेंगे, ठीक है। ये आयनाइज मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैस जाके हिट करेंगे चैम्बर के चैम्बर के वॉल के ऊपर जाके, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा, उससे एक लाइट प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं कि ये है प्लाज्मा। और प्लाज्मा की रियल लाइफ एग्जांपल यदि मैंने मैंने अक्सर आपने देखे होंगे, ट्यूब्स देखी होंगी या फिर नियॉन साइंस देखे होंगे, जो कि अक्सर एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग अपने ना शॉप्स के बाहर लगाते हैं, मुख्तलिफ लाइट्स चल रही होती हैं उसमें, तो उसमें ना प्लाज्मा होता है। तो उसके अंदर गैस फिल होती है, उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, जाके उसके गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हिट करता है और गैस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये सारा कुछ फिनोमेना होता है इसका प्लाज्मा का। और प्लाज्मा रिएक्शन जो है ना अमूमन कहाँ पर हो रहे होते हैं, सन के ऊपर हो रहे होते हैं प्लाज्मा रिएक्शन, ठीक है, दुनिया में। इस तरह जिस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस इजिली वजूद इनका है ना, इजिली घूम फिर रहे हैं सब कुछ, प्लाज्मा इस तरह नहीं घूम सकता, ठीक है। ये मैंने समझा दी डिटेल में आपको, और इसके बारे में इन्होंने इतना नहीं लिखा हुआ, हम थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। अब पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, कैसे, ये आर्गोन गैस के ऊपर इलेक्ट्रॉन हिट करते जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी।
इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये ट्यूब्स होती हैं, लाइट्स होती हैं, चमकती हुई लाइट्स आपने अक्सर देखी होंगी, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क। और ये लाइटनिंग यहाँ यूज होती है कहाँ पर, नियॉन साइंस में, जो आपको बताया था अभी। और वेल्डिंग आर्क्स क्या होती हैं, आपने अक्सर वेल्डिंग होते हुए देखी होगी, तो उसके अंदर से जो चिंगारी निकल रही होती है ना, वो वेल्डिंग आर्क होती है। तो इसमें भी प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। तो उसने कहा है ना कि हाई काइनेटिक एनर्जी से प्रोड्यूस होता है, तो जो वेल्डिंग और वेल्डिंग वगैरह करते हैं उसकी भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ना काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके काइनेटिक एनर्जी, उसके एटम्स की, उसके मॉलिक्यूल्स की हाई होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाता है। तो या प्लाज्मा कैन बी कंसीडर एज अ पार्शियली आयनाइज्ड गैस। अभी आयनाइज्ड गैस की बात कर रहा था मैं आपको, आर्गन की, ठीक है। आर्गन गैस है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, तो वो आयनाइज हो जाएगी। कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आइंस एंड फोटॉन्स एटसेट्रा। तो इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले करते हैं आयनाइज करने में, ठीक है। और फिर जो गैस के अंदर अवेलेबल है वो आइंस बन जाती है, और फोटॉन्स क्या होता है, जो कि उसके बाद हमें लाइट शो होती है ना, वो फोटोन होते हैं, ठीक है। फोटोन भी एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ तक आपको अगर कोई इशू है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा फिर अब हम स्टार्ट करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये थोड़ा सा चेंज है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें हम पढ़ते हैं कुछ नई चीजें। जैसे कि अभी हमने कन्वेंशनली, जिस तरह की हम आम रूटीन में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, प्लाज्मा के बारे में भी काफी हद तक छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं। अब जो नई बात हम यहाँ पर करने लगे हैं ना, वो ये नई बुक की जो जो नया कोर्स है ना, इसकी खूबी यही है कि उन्होंने ना कुछ नई नई चीजें जो है ना इसमें डाली हैं, ताकि बच्चे ना पुराने जमाने की चीजें ना पढ़ते रहें, बल्कि मॉडर्न दौर के हिसाब से ना अपने आप को ढालें। बहरहाल अब हम पढ़ते हैं कुछ नई चीजों के बारे में, आप होपफुली आप इंजॉय करेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं, मैटर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इंटरमीडिएट स्टेट। मैटर की ना इंटरमीडिएट स्टेट भी होती है। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस के इन बिटवीन कोई चीज बनती है। अच्छा जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि गैस और लिक्विड के दरमियान में होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में होती हैं। अब वो कौन सी हैं, इनकी तीन एग्जांपल्स यहाँ पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स दी हुई हैं। इनको अब हम आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल एक दी हुई है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, इसको देखते हैं जी, ये क्या चीज होती है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, ये हाईली कंप्रेस स्टेट है विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक ऐसी चीज है जो कि प्रॉपर्टी शो करेगी दोनों चीजों की। कौन कौन सी दो चीजें हैं, कौन कौन से दो स्टेट ऑफ मैटर हैं, गैस और लिक्विड। अच्छा जी, आगे एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल समझाने की उन्होंने कोशिश की है। अच्छा, प्रॉपर यहां से तो समझ नहीं आएगी, लेकिन होपफुली मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, तो आप होपफुली आपको समझ आ जाएगी ये। देखें कि ना सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, पहले हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को बना किस तरह सकते हैं। अरे कैसे बनाएंगे इस फ्लूइड को हम। हमने ना कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है। आ- आपको सबको पता होगा कि इसका फिजिकल स्टेट है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनेगी कि वो गैस की प्रॉपर्टी भी शो करे और लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो करे। इसके लिए जो है ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसको हीट करना पड़ता है। इतना हीट करेंगे और प्लस हीट करने के साथ साथ इस पे प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तक ना इसका प्रेशर और इसका हीट जो है ना, इसको साथ साथ लेकर ना इतना इसको प्रेशराइज करेंगे और इतना हीटेड कर देंगे कि ये अपनी एक इस तरह की स्टेट में पहुंच जाएगी कि गैस और लिक्विड के दरमियानी इसकी स्टेट बन जाएगी, कि वो प्रॉपर्टी शो करेगी गैसेस की भी एंड ऑल्सो लिक्विड के भी। अच्छा, एक एग्जांपल समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब इस पे उसमें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, तो वो इन बिटवीन प्रॉपर्टी शो करिए गैस और लिक्विड के। तो उससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं। तो एक प्रोसेस होता है डीकैफिनेशन का। अब कॉफी बीन्स होते हैं, कॉफी बीन्स, कॉफी में हम सब जानते हैं कैफीन होती है। कैफीन एक केमिकल कंपाउंड है जिसकी खास बात यह है कि वो इंसान में से ना नींद उड़ा देता है, ठीक है। अब आपका पेपर हो, आपने कॉफी पी लें, आप 4-5 घंटे जो है ना आपकी नींद उड़ा देगा वो। तो कैफीन एक सब्सटेंस है। अच्छा, कैफीन अगर रिमूव करनी है कॉफी बीन्स के अंदर से, तब हम क्या करेंगे, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन चुका है उसका इस्तेमाल ले लेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक लिक्विड फॉर्म में होगा, जब वो प्रॉपर्टी शो करेगा अपनी लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, एक बन जाएगा एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है ये तो उसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सॉल्वेंट को जनरली आपको बता दूं, सॉल्वेंट एक वो चीज है, एक लार्जर क्वांटिटी में चीज है जिसके अंदर हम कोई स्मॉलर क्वांटिटी वाली चीज, जैसे को सलूट कहते हैं, उसको डिसॉल्व करा दें। अगर हम नमक और पानी का सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, नमक होगा हो जाएगा सलूट, एंड पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा सॉल्वेंट। अच्छा जी, अब सॉल्वेंट की बात तो समझा दी मैंने आपको। अब मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लिक्विड प्रॉपर्टी शो करेगी तो वो बन जाएगी एक सॉल्वेंट। ओके, तो वो सॉल्वेंट बन जाएगी, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी कॉफी बीन्स के अंदर, ठीक है। अब वो डिसॉल्व हो गई। अब कार्बन की एक और प्रॉपर्टी भी है कि वो अभी प्रॉपर्टी शो कर रही है गैस की फॉर्म में भी। ओके, अब वो क्या करेगी, वो जो गैस पार्टिकल्स हैं
वो पेनिट्रेट कर जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। वो जो कॉफी बीन्स हमने डिसॉल्व कराई है ना उसके अंदर, तो उस कॉफी के अंदर ना वो पेनिट्रेट कर जाएंगे, जिसके अंदर से वो रिमूव कर देंगे कैफीन को। तो ये इसकी एप्लीकेशन होती है, जो कि वो कहता है कि ना कन्वेंशनल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी नहीं होती। कन्वेंशनल कहते हैं कि आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट जैसे कि पानी, इनकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं होती जिस तरह सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की होती हैं। तो ज्यादा एग्जांपल तो नहीं समझाई थी इन्होंने, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया कि एग्जांपल आपको समझा दूं इसकी। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेके हमने समझ लिया, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस बात को। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इन्होंने दी हुई है लिक्विड क्रिस्टल की। अब ये क्या चीज है, लिक्विड क्रिस्टल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स। कन्वेंशनल का मतलब वही पुराना है, ठीक है, आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले पुराने तरीकेकार। लिक्विड्स एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स तो पता है हमें क्या होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो चीज है, एक ऐसा सॉलिड जिसकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है, ठीक है। एटम इरेगुलरली अरेंज नहीं हुए हैं, बल्कि एक प्रॉपर ज्योमेट्री में, प्रॉपर वेल डिफाइंड ज्योमेट्री में एक अरेंज हुए हैं। अच्छा, अब लिक्विड क्रिस्टल क्या चीज है, जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो करेगा प्लस किसी प्रॉपर्टी शो करेगा, सॉलिड्स की भी करेगा। अच्छा, अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टी जब वो शो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वो सॉलिड्स की तरह उसके सारे एटम्स टू एटम्स आपस में वेल डिफाइंड ज्योमेट्री में अरेंज भी हैं, और वो लिक्विड की तरह मूव भी कर सकता है। इसकी एप्लीकेशंस वो कहता है कि ना हम जितनी भी हमारी स्क्रीन्स होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, वॉचेस होती हैं, नेविगेशन सिस्टम है, इनमें इसकी एप्लीकेशंस जो है ना इस्तेमाल होती हैं। अब आप देखें कि हमें मोबाइल की जो हमारी स्क्रीन है उसके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल हुआ है, तो वो लिक्विड क्रिस्टल्स ही मूव कर रहे होते हैं आगे पीछे, हमें फील नहीं हो रहे थे क्योंकि वो सॉलिड की तरह में फिक्स भी हुए हैं, लेकिन वो लिक्विड की तरह मूव भी कर रहे हैं, जिससे हमें मोबाइल के अंदर डिफरेंट कलर्स चेंज होते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो ये लिक्विड क्रिस्टल ही की खासियत है कि हम मोबाइल्स के अंदर डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो होपफुली यहां तक भी आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेफीन का। अब ग्रेफीन क्या कहता है, ग्रेफीन एग्जांपल है टू डायमेंशनल क्रिस्टल की, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन। ग्रेफीन क्या है, ग्रेफीन बना है कार्बन से, ग्रेफीन बना है कार्बन से, और उसकी लेयर क्या है, सिंगल लेयर है। ये नहीं है कि लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर कोई चढ़ी हुई है और एक प्रॉपर ना सख्त सी कोई मोटा सा सॉलिड बना दिया उसने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही सिंगल लेयर है, टू डायमेंशनल पैटर्न है उसका, और उसकी जो दिखने में शेप क्या होगी वो हेक्सागोनल होगी। अब हेक्सागोनल आपने बचपन में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, क्यूबिक पढ़ा होगा आपने, रोम्बिक पढ़ा होगा, इसी तरह की और शेप्स पढ़ी होंगी होपफुली। हेक्सागोनल भी एक शेप है। हेक्सागोनल का मतलब होता है हेक्सा छह, गोनल होता है कोने, तो छह कोनों वाली एक शेप बना देगा ये, दो, जिसको हम कह रहे हैं ग्रेफीन। अच्छा, यहाँ पर ना नीचे इसकी बनी हुई भी है शेप, मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा नीचे हम, ये देखें जी, ये बनी हुई है हेक्सागोनल शेप, ठीक है। टू डायमेंशनल पैटर्न इसलिए कह रहे हैं कि हम इसको एक ही डायरेक्शन से देख लें सारा कुछ, इसको तो एक ही तरह का सारा नजर आएगा ये, ठीक है। और एक ही एंगल से इस तरह नजर आएगा, अगर हम इधर उधर साइडों से देखना चाहें तो उसको फिर इस तरह नजर नहीं आएगा, चेंज नजर आएगा। तो ये ग्रेफीन होता है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर हम, कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ पर आ जाते हैं टॉपिक पे अपने। अच्छा, ग्रेफीन की बात कर रहे थे, कहता है ग्रेफीन जो है ना इस तरह का पैटर्न होता है। अब वो यूज कहाँ होता है, वो एक इंटरमीडिएट, ग्रेफीन ने इंटरमीडिएट स्टेट बना लेता है जब कार्बन कन्वर्ट हो रहा होता है डायमंड के अंदर, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है। अब ग्रेफीन को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्रेफीन टफ है, टफनेस इसकी हाई है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है इजिली। और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि वो अगर हम खींचातानी करेंगे उसके साथ तो वो टूटेगा नहीं। लाइट मटेरियल है, बहुत हल्का है, विथ हाई रेजिस्टेंस, और इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी हाई है उसकी, और थर्मल रेजिस्टेंस भी उसकी बहुत हाई है, कि वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लेता अपने ऊपर हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो होपफुली आपने यहाँ तक बातों को ना समझ लिया होगा। तो ये बड़े मजे मजे की टर्मिनोलॉजीज मुझे नजर आई हैं, तो मैंने समझाने में भी इंजॉय किया आपको, तो आपको भी उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि है दो तीन लाइनें लिखी हैं, एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, आखिरी जो हम दो लाइन हमारी रह गई हैं उसको पढ़ते हैं, एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर को। एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया, स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, इस बात का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ये एक सर्टेन कंडीशंस में ही होता है, और अमूमन आप देखेंगे दुनिया में इसका बनाना ना बहुत मुश्किल है। अब हम एग्जांपल समझते हैं बारी बारी। एग्जांपल्स दी हुई है, सबसे पहले इन्होंने डार्क मैटर की फिर दी हुई है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, फिर न्यूक्लियर मैटर की दी है, फिर क्वांटम स्पिन लिक्विड की दी हुई है, ठीक है। आगे मैंने इधर लिखा हुआ है, लेकिन हम चार एग्जांपल्स जो इन्होंने दी हुई है ना, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं एक एक करके, तो आपने बोर नहीं होना, और उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझाऊंगा प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। अब आप अक्सर स्कूल्स वगैरह में जाएंगे, अकेडमीज में जाएंगे, तो आपको वो ऊपर से गुजार देंगे, सो कहेंगे पर रट्टा लगा लो, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास जो चीज आ गई वो आ गई डार्क मैटर की। अब डार्क मैटर क्या कहता है, ये ना एक मिस्टीरियस टाइप ऑफ मैटर है यूनिवर्स के अंदर। अब हम इसको ना देख सकते हैं, ना ही इसको टच कर सकते हैं, ना ही इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन हमें इसका ग्रेविटी को लेते हुए इसका इफेक्ट सोलर सिस्टम में या गैलेक्सीज में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप एक समझें, एक जैसे आप मिसाल के तौर पर समझ लें कि ग्लू है एक ग्लू है जो कि हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, उसने तमाम गैलेक्सीज को, तमाम स्टार्स को, तमाम प्लैनेट्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक डार्क मैटर है, हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन ग्रेविटी के तर्ज पे ये इसने अपना सारा काम सर अंजाम दिया हुआ है। कैसे कि इसने सबको अपने अंदर एक समा के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर। अच्छा, ये जो है ना एक सुपर कूल स्टेट ऑफ मैटर की, अगर हम देखें आप एक किसी भी मैटर को ना एक सुपर कूल कर लिया हमने। सुपर कूल मतलब है कि बहुत ज्यादा कर लिया, एब्सोलूट जीरो तक ले गए हैं। एब्सोलूट जीरो एक वो टेम्परेचर होता है कि उससे ज्यादा ठंडा टेम्परेचर अब कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं कि अब आप देखें कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि बहुत सारे ना, अब सुपर कूल करने के बाद होता क्या है कि बहुत सारे ना ड्रॉपलेट्स हैं, आप फर्ज करें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बहुत सारे, उनको हमने इकट्ठा ही एक ही ड्रॉपलेट बना दिया। जब वो इकट्ठा एक ही ड्रॉपलेट बनेगा तो वो क्या करेगा, एक बहुत ही बड़ा ड्रॉपलेट बन जाएगा। अब वो सारे के सारे ड्रॉपलेट्स की ना प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, एक परफेक्ट हार्मोनी की शेप ले आएगा वो, और इसकी बिहेवियर इस तरह का होगा कि मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स थे जो कि इकट्ठे हो गए हैं, ठंडे होके इकट्ठे हो गए, एक सुपर जायंट इन्होंने ना एक ड्रॉपलेट बना लिया जो कि प्रॉपर्टी शो करेगा तमाम ड्रॉपलेट्स की। तो होपफुली आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं जी, वेरी इंटरेस्टिंग हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर मैटर समझने के लिए ना सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि एटम होता है, और एटम का जो सेंटर होता है उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहां तक आपको होपफुली बात समझ आ गई होगी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है ना आपस में तकरीबन उनके दरमियान कुछ ना कुछ स्पेसेस होती हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, उन स्पेसेस को एक लम्हे के लिए इग्नोर करें, इतनी फोर्स लगा दें, इतनी फोर्स लगा दें कि उनको आपस में बस चिपका दें जोर से। ठीक है, आपस में जोर से चिपका दें और उन पे इतनी फोर्स लगा दें कि वो एक आप कह लें कि क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आप एग्जाम्पल समझें कि एक्सट्रीमली डेंस पार्टिकल बन जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि बहुत सारी गाड़ियां, अब फर्ज करें 100 गाड़ियां एक शहर के अंदर। अब वो 100 गाड़ियां इस तरह हैं कि हर गाड़ी का वजन 1000 किलो है। जब हर गाड़ी का वजन 1000 किलो होगा तो 100 गाड़ियों का वजन तो फिर कितना बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उन तमाम गाड़ियों को ना किसी तरह कंप्रेस कर लेते हैं, और कंप्रेस करके ना आपस में जोड़ लेते हैं। फिर क्या बनेगा, एक बहुत बड़ी एक ही चीज बन जाएगी जिसका वेट वही 100 गाड़ियों जितना ही होगा, लेकिन वो एक सिंगल पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह ना न्यूक्लियर मैटर अब हम इसको समझ सकते हैं कि एक बहुत सारी चीजें हैं, उनको आपस में जोड़ा, और उनको आपस में जोड़ के हमने एक सिंगल चीज बना दी है जो कि बहुत डेंस है, और डेंसिटी बहुत ज्यादा है उसकी। अब वेट तो किसी का चेंज नहीं हुआ, सिंपल रह गया। आप यही बात कर लें, बहुत बड़ी सी पहाड़ी है, पहाड़ है बहुत बड़ा सा, तो दिखने में हमें लग रहा है वो 100 फुट का। ठीक है, लेकिन हम उसको इतना दबा लें, इतना दबा लें, इतना दबा लें कि वो बेचारा बन जाएगा 1 फुट का। 1 फुट का अगर वो बन भी गया इतना कंप्रेस करने के बाद, तो वो क्या करेगा, उसका वजन जितना था उतना ही रह गया ना। ठीक है, वजन चेंज नहीं होगा, लेकिन हम उसको दबा दबा के ना उसमें इसको इतना डेंस कर लेंगे कि वो उसका वेट सेम रहेगा और डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो अब आप ये देखें, इसकी एग्जांपल जो है ना न्यूट्रॉन स्टार के कनेक्शन में हम शो कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं एक्सोटिक स्टेट, दुनिया में तो इसका वजूद करना इस तरह पॉसिबल नहीं है। दुनियावी सिर्फ मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दी ताकि आपको समझ आ जाए। असल जो इसका काम होता है ना वो होता है स्पेस में। अब स्पेस में क्या काम होता है, एक स्टार होता है न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं उसको। तो न्यूट्रॉन स्टार भी जो है ना इसी तरह बिहेव करता है कि वो बहुत इस तरह कह लें कि ग्रेविटी जो स्पेस में होती है ना वो इसको आपस में क्रश करती है, और क्रश करके ना, क्रश नहीं कह सकते हम इसको, इस तरह कह सकते हैं, क्रश तो होता है ना टूटना, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि उसको कंप्रेस कर लेती है। उसको कंप्रेस करके इतना दबा लेती है कि वो छोटे छोटे जो बहुत बड़ी सी चीजें होती हैं, और वो छोटी सी चीज शो करती है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक स्टार है जो कि बहुत बड़ा था, ग्रेविटी ने उसको इतना दबा दबा के इतना कंप्रेस कर दिया कि वो एक छोटा सा ही वो कुछ चीज बन गई है। तो लेकिन उसका वेट उतना पुराने जितना ही रहेगा, तो डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो होपफुली ये थर्ड और इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है, आपको नई चीजें थी तो कोशिश की है रियल लाइफ एग्जांपल समझाने की। अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना है। तो बहरहाल अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्वांटम स्पिन लिक्विड, लिक्विड से तो आप पता लग ही गया होगा कि ये ऐसे कुछ होगा जिसमें ना लिक्विड का कोई काम होगा। अपना ये बहुत ट्रिकी सी स्टेट है। अब इसको इस तरह देख सकते हैं हम कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
जिसको हम फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ना वो पार्टिकल्स जो है ना, फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना लो टेम्परेचर कर दिया, लेकिन वो फ्रीज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। हमें बज़ाहिर लगेगा कि वो पार्टिकल्स फ्रीज हो गए हैं, लिक्विड पार्टिकल्स फ्रीज हो गए हैं, लेकिन बज़ाहिर वो फ्रीज नहीं होंगे। लेकिन वो इस तरह करेंगे कि उसके अंदर ना एक मैग्नेटिक स्पिन चलता रहेगा। मैग्नेटिक स्पिन इस तरह कह लें कि ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जिस तरह घूमते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। अभी ऑर्बिटल वगैरह कॉन्सेप्ट आपको नहीं होगा, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं अपने ऑर्बिटल के अंदर। तो एक ऑर्बिटल के अंदर ना दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है क्लॉकवाइज और एक घूम रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कहता है कि लिक्विड को हम सुपर कूल कर रहे हैं। सुपर कूल करने के बाद क्या हो रहा है कि वो ही लिक्विड जो है वो बाहिर नजर आ रहा है कि वो सुपर कूल होने के बाद जो है ना उसने सॉलिड बन जाना था, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। और उसके अंदर ना इस तरह हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ना क्वांटम स्पिन के अंदर, अपने स्पिन के अंदर ना मूव कर रहे हैं। इस तरह की स्पिन कर रहे हैं कि उन्होंने ना भाईजान एक डांस पार्टी की हुई है। इलेक्ट्रॉन्स कभी आगे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ख्याल है, यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं आपको? तो अब हम इसी चीज के साथ ना मैं बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश किया आपको। तो मेरा ख्याल है कि आपको और अक्सर चैनल्स पे ना या फिर स्कूल कॉलेजेस में स्कूल में एकेडमीज में जाएंगे तो शायद इस तरह ना समझाएंगे एग्जांपल्स को। लेकिन मेरा फर्ज था कि आप लोगों को ना ये सारे कॉन्सेप्ट समझा देना। अभी से अगर आप मेंटली इतना तैयार हो जाएंगे ना चीजों को समझने के लिए, तो आगे जाके आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो इसके साथ ही ना हम टॉपिक लेक्चर काफी लेंथी हो गया क्योंकि मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की हर चीज। तो अब हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।